दोस्तों ये शो शुरू करें उसके पहले कुछ सवाल हैं मेरे जो मेरे मन में चल रहे हैं। क्या ईरान के नेवल शिप्स को इंटरनेशनल वाटर्स में प्री प्लान्ड तरीके से टारगेट किया गया है? क्या अमेरिका और इसराइल अब ईरान की मिलिट्री मूवमेंट को ट्रैक कर रहे हैं, चाहे वो चाइना से ही क्यों ना हो? क्या लेबनान में एक बड़ा ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू हो चुका है जहां इसराइल के टैंक्स घुस चुके हैं? क्या ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को सिस्टमैटिकली डिसमेंटल किया जा रहा है? और क्या ये कॉन्फ्लिक्ट अब कुछ हफ्तों का नहीं बल्कि लंबे समय तक चलने वाला जियोपॉलिटिकल तूफान बन चुका है? वंदे मातरम दोस्तों, मैं हूं विकास पाल और मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इन सारे सवालों का जवाब मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको इस वीडियो के अंत तक मैं दे दूं। तो बने रहिएगा मेरे साथ। दोस्तों, श्रीलंका के पास जो कल ईरानियन शिप को डुबाया गया, उस शिप को पहले से ही ट्रैक किया जा रहा था। दोस्तों, अगर आप पैटर्न देखें तो ये पहली बार भी नहीं हुआ। कुछ समय पहले भी एक चाइनीज कार्गो वेसल जो कि ईरान की तरफ जा रहा था, उस पर शक था कि वो ड्यूअल यूज मिलिट्री इक्विपमेंट ले जा रहा है। और जैसे ही वो श्रीलंका के टेरिटोरियल वाटर से बाहर निकला, यूएस फोर्सेस ने, स्पेशल फोर्सेस ने उस शिप को बोर्ड किया था, कार्गो का कुछ हिस्सा बर्बाद कर दिया था, और फिर उस जहाज को आगे जाने दिया था। उसमें से कुछ माल उतार कर फिर उसे आगे जाने दिया। लेकिन इस बार सिचुएशन कंप्लीटली अलग थी। इस बार वेसल ईरानियन नेवी का था, और नेवल वेसल को वार्निंग देकर नहीं छोड़ा गया, इस बार सीधा अटैक हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिप पर लगभग लगभग 200 से 300 सेलर्स मौजूद थे। ये मैंने अपने पहले भी वीडियो में बताया। कुछ लोगों को श्रीलंकन ऑथोरिटीज ने रेस्क्यू किया, कुछ लोग मारे गए और कुछ अभी भी मिसिंग हैं। अगर आज तक के इंसिडेंट्स को जोड़ा जाए तो लगभग 15 ईरानियन शिप्स या नेवल एसेट्स ऑलरेडी न्यूट्रलाइज्ड हो चुके हैं, जिनमें सबमरीन और सपोर्ट वेसल भी शामिल हैं। यह क्या इंडिकेट करता है? यह क्लियरली ये दिखाता है कि अमेरिका और इसराइल ईरान की मैरीटाइम सप्लाई को एग्रेसिवली मॉनिटर कर रहे हैं। अब एक और पॉसिबिलिटी है दोस्तों, जो एनालिस्ट डिस्कस कर रहे हैं, वो ये है कि शायद चाइना से एम्यूनिशन या मिलिट्री सप्लाई लेकर ये शिप ईरान वापस जा रहा था, क्योंकि करंट कॉन्फ्लिक्ट एनवायरनमेंट में एयर स्पेस रूट रिस्की हो जाते हैं। अब बाय एयर तो जा नहीं सकते। तो अगर ईरान को चाइना से मिलिट्री सप्लाईज लेनी हो तो सेफेस्ट रूट है क्या? समुद्री रास्ता। हो सकता है शिप चुपचाप चाइना से लोड लेकर ईरान की तरफ आ रहा हो, क्वाइट पॉसिबल। लेकिन सैटेलाइट सर्विलेंस और मैरीटाइम इंटेलिजेंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि अगर कोई भी सस्पिशियस मूवमेंट होती है तो उसे ट्रैक कर लिया जाता है। और जैसे ही ये शिप इंटरनेशनल वाटर्स में एंटर किया, स्ट्राइक एग्जीक्यूट कर दिया गया। इसका मैसेज बहुत ही क्लियर है दोस्तों। ईरान जहां भी अपनी मिलिट्री लॉजिस्टिक्स मूव करेगा, वहां उसे टारगेट किया जाएगा। अब दोस्तों, अब दूसरी एक बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है दोस्तों। इसराइल के डिफेंस लीडरशिप ने एक बहुत ही ब्लंट मैसेज दिया है। उन्होंने कहा है, जो भी जो भी ईरान का नया लीडर बनेगा, उसे खत्म कर दिया जाएगा। यह सिर्फ एक थ्रेट नहीं है, ये एक डिक्लेयर्ड स्ट्रेटेजी है। कई लोग पूछते हैं कि अगर ईरान के टॉप लीडर्स एलिमिनेट हो गए तो फिर वॉर क्यों कंटिन्यू हो रहा है? दोस्तों, ये कॉन्फ्लिक्ट किसी एक इंसान के खिलाफ नहीं है, ये एक आइडियोलॉजिकल कन्फ्रंटेशन है। इसराइल के नजरिए से किसी इसराइल के नजरिए से इशू किसी इंडिविजुअल लीडर का नहीं है। इशू है उस सिस्टम का जो इसराइल को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बोलकर चैलेंज करता है। इसीलिए अगर एक लीडर रिप्लेस होता है तो स्ट्रेटेजी चेंज नहीं होती। इसराइल का मैसेज यही है कि लीडरशिप रिप्लेस करोगे तो नया लीडर भी टारगेट बनेगा। अब चलिए लेबनान की तरफ। सिचुएशन वहां बहुत रैपिडली एस्केलेट हो रही है। इसराइल ने पहले वार्निंग दी थी कि कुछ स्पेसिफिक एरियाज को सिविलियंस इमीडिएटली इवैक्यूएट करें या खाली करें।
इनिशियली लगभग 3 लाख लोगों को एरिया छोड़ने को कहा गया था, लेकिन अब नई रिपोर्ट्स कह रही है कि लगभग 7 लाख लोगों को इवैक्यूएट करने को बोला गया है। ये बहुत ही मैसिव डिस्प्लेसमेंट है, और इसका रीजन भी सामने आ गया है। इजरायली टैंक और ग्राउंड यूनिट्स लेबनान के बॉर्डर एरियाज में एंटर कर चुके हैं। ये फुल स्केल इन्वेशन नहीं है अभी, लेकिन लेकिन ये लिमिटेड ग्राउंड पेनिट्रेशन जरूर है। अच्छा, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्च साइट्स और मिलिट्री इंफ्रा को डिस्ट्रॉय करना। याद रखिए, हमास इस बार चुप है, होती ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह ने स्टेटमेंट दिया है कि हम इसराइल को लेबनान से मारेंगे, हमला करेंगे। इसीलिए ये ग्राउंड ऑन ग्राउंड ये सारे एक्शंस हो रहे हैं। अब यहीं पर अगर आप देखें, हिजबुल्लाह भी रेस्पॉन्स देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कुछ मिसाइल्स लॉन्च की हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कई मिसाइल्स या तो इंटरसेप्ट हो गए या फिर माल फंक्शन हो गए, खराब हो गए। कई केसेस में मिसाइल्स लॉन्च होने के बाद क्रैश हो गए। इससे एक चीज क्लियर हो जाती है दोस्तों, हिजबुल्लाह की मिसाइल कैपेबिलिटी उतनी रिलायबल नहीं है जितनी पहले समझी जाती थी। और इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम्स भी काफी इफेक्टिव प्रूव हो रहे हैं। अब बात करते हैं ईरान के अंदर चल रहे ऑपरेशंस की। एडवांस बॉम्बर्स जैसे B1 और B2 क्लास स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, इस इनका यूज करके ईरान के मल्टीपल एम्यूनेशन डिपोज को टारगेट किया गया है। तेहरान और उसके आसपास के एरियाज में IRGC के हजारों मिलिट्री साइट्स और स्टोरेज फैसिलिटीज को उड़ा दिया गया है। बहुत बड़े लेवल पर डिस्ट्रक्शन हुआ है। कैजुअलिटी नंबर्स ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुए हैं, लेकिन रिपोर्ट्स कह रही हैं कि कैजुअलिटीज काफी हाई हो सकती है। ईरान के लिए यह बहुत ही टफ फेस है। एक और क्रिटिकल डेवलपमेंट यह है कि ईरान की न्यूक्लियर इंफ्रा पर भी अटैक्स हुए हैं। कई रिपोर्ट्स क्लेम कर रही हैं कि ईरान की कोई भी न्यूक्लियर फैसिलिटी कंप्लीटली अनटच्ड नहीं है, यानी मल्टीपल साइट्स पर स्ट्राइक हुए हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है दोस्तों, ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को परमानेंटली डिले या डिसमेंटल करना। अगर यह स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल होती है तो वेस्ट एशिया का स्ट्रेटेजिक बैलेंस कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से आया है। US ऑफिशियल्स ने कहा है कि US लॉन्ग वॉर के लिए प्रिपेयर्ड है, लंबे युद्ध के लिए। इसका मतलब है कि यह कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ कुछ दिनों या हफ्तों का नहीं है, और अगर जरूरत पड़े तो यह कन्फ्रंटेशन महीनों तक चल सकता है। इसका मतलब जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी हो सकता है। एनर्जी मार्केट, शिपिंग रूट्स और ग्लोबल डिप्लोमेसी, सब पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। एक और एक और बड़ी खतरनाक रिपोर्ट आ रही है कि ईरान के कुछ बैलिस्टिक मिसाइल UAE को टारगेट कर रहे हैं। दुबई का नाम भी डिस्कशन में आया है। दुबई में तो ऑलरेडी अटैक्स हो चुके हैं और ज्यादा इंटेंसिफाई होंगे। इसीलिए कुछ वेस्टर्न एम्बसीज और डिप्लोमेटिक मिशंस अपने सिटीजन को कॉशनरी एडवाइस दे रहे हैं कि भैया दुबई न जाओ हो सके तो। और गल्फ रीजन डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में ड्रैग होता है तो सिचुएशन इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। यूरोप की पॉलिटिक्स का देखिए दोस्तों, स्पेन की लीडरशिप ने इंटरनेशनल लॉ का रेफरेंस देते हुए कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से दूरी बना ली है। इस पर नेटो अलायंस के अंदर भी डिबेट चल रही है, क्योंकि नेटो मेंबर से एक्सपेक्टेशन होता है कि वो अलायंस कोऑर्डिनेशन में मेंटेनेंस करें। और इसीलिए स्पेन की पोजीशन पर काफी पॉलिटिकल प्रेशर भी बन सकता है। दोस्तों, अगर आप पूरा जियोपॉलिटिकल पिक्चर देखें तो एक पैटर्न क्लियर दिखाई देता है। ईरान की सप्लाई चेन्स को टारगेट किया जा रहा है, ईरान के मिलिट्री इंफ्रा को डिसमेंटल किया जा रहा है, हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सीज को कमजोर किया जा रहा है, लीडरशिप लेवल पर भी प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। ये एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटेजी है, और इसका ऑब्जेक्टिव है कि ईरान की रीजनल मिलिट्री कैपेबिलिटी को ड्रास्टिकली रिड्यूस करें। आने वाले हफ्तों में सिचुएशन और इंटेंस हो सकती है दोस्तों। इंडियन ओशियन से लेकर लेबनान और गल्फ रीजन तक मल्टीपल फ्रंट्स एक्टिव हैं इस वक्त। इसीलिए ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ रीजनल नहीं बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस का बन चुका है।
अब हम देखेंगे दोस्तों आगे क्या होता है। वी विल कीप एन आई एंड अंडरस्टैंड दी फर्दर न्यूएंसेस, और क्या और नया चल रहा है इसमें। यहीं पर हम आज के सेशन का अंत करते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय।